क्या आपको पता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसने लिखी है? ये बुक इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी बुक में पहली बार ये मेंशन किया गया कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज इंडिया का फायदा नहीं कर रही हैं बल्कि उसको इकोनॉमिकली ड्रेन कर रही हैं। ब्रिटिश जैसा बोलते हैं कि वो भारत को समृद्ध करने आए हैं, उसका डेवलपमेंट करने आए हैं, वैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वो इंडिया को बहुत ड्रेन कर रहे थे और यही इस बुक में पहली बार मेंशन किया गया। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2021 के पेपर में आया है और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये सीरीज बिल्कुल आप ही के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और पीवाईक्यू से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसको इंश्योर करते हुए हम लेके आए हैं आपके लिए यूपीपीसीएस पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज, जिससे आपको एक बेस तैयार हो जाएगा और आप कभी भी पीवाईक्यू में पीछे नहीं छूटेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, can you show me one free country where there are separate electorates? The British element is gone, but they have left mischief behind. ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया है ये, और ये किसी हमारे बहुत बड़े लीडर ने इस बात को कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हो रही हो। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, आपको पता है ये ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, भारत को डिवाइड करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट किया था और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आवाज़ उठाने का काम किसने किया था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो उनका कहना था कि आप मुझे दुनिया का कोई भी एक ऐसा देश दिखा दीजिए जहाँ पे इस तरीके से गवर्नमेंट रन होती हो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बेस पे। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया था कि ये सिर्फ डिवाइड करने का काम है जो ब्रिटिशर्स ने किया है। So now moving on to the second question, which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio और departmental system? इसमें सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो ये कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश इंडिया ने एक तरीके से अपनी वॉइसरॉय की अथॉरिटी को मजबूत कर लिया था। और कैसे किया था? उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम ला दिया था। तो देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम आपको पता है कि जैसे हमारे आज भी होता है, पोर्टफोलियोज डिवाइड किए जाते हैं, यानी सबके लिए सबका एक अलग डिपार्टमेंट होता है और उसको वो लीडर लीड करता है। तो ये सिस्टम आपका देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है और इसको लागू किया गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। सो दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखिए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में ये लाया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम, और इसका मेन सोल पर्पस यही था कि वॉइसरॉय की अथॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो वॉइसरॉय जो बोलेगा उसका से जो होती थी वो सुप्रीम होती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे टेक्स्ट दिए गए हैं और ऑथर्स दिए गए हैं, वी हैव टू मैच। ओके, सो रागमाला जो है आपका, रास कौमुदी है, राग विबोध है और चतुर्दंडी प्रकाशिका। ये जो चारों टेक्स्ट हैं आपके, ये चारों ही टेक्स्ट जो हैं आपके म्यूजिक से रिलेटेड हैं और इस तरीके के टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। हो सकता है म्यूजिक से रिलेटेड टेक्स्ट दे दे या किसी संस्कृत टेक्स्ट दे देता है कई बार। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइए, इनको भी इनकी एक मैंने बताया आपको एक लिस्ट बनाइए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, इसमें हम एक बार मैच करने की कोशिश करते हैं। राग विबोध जो है आपका, ये आपका किसने लिखा है? सोमनाथ ने। सी का वन होगा, तो सी का वन हमारा यहाँ 2 में दिख रहा है हमें, ठीक है। और रागमाला एक और, रस कौमुदी जो है आपका, देखिए के से कौमुदी, के से ही आपके कांत है, तो रस कौमुदी कांत का था। सो बी का फोर्थ, तो कहीं ना कहीं आपका ए जो है यहाँ से 2 में आपका निकल आता है। और भी मैच कर लेते हैं। रागमाला जो है आपका वो पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है, यानी थर्ड, है ना। और वहीं आपका जो राग विबोध है वो सोमनाथ ने लिखा है, और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो वेंकट, ये यहाँ पे रमन लिखा हुआ है बट वेंकट मक्खीन नाम है इनका। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो 2 से मैच हो जाएगा। तो आपका जो ए है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है इसमें। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए 3412 रागमाला पुंडरीक विट्ठल, कौमुदी कांत,
विबुध, राग विबुध जरूर याद रखिए, ये अक्सर रहता है एग्जाम में। सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट मखी। क्वेश्चन 4, ये हमें इन्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, कुछ इवेंट्स दी गई हैं और बहुत सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इवेंट कब हुई है। शारदा एक्ट, नेहरू रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन एंड दांडी मार्च। तो देखिए एक दो तो इनमें से आपको आइडिया हो गए। दांडी मार्च का देखिए, दांडी मार्च सबको पता है, दांडी मार्च आपकी 1930 में हुई थी, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन 1927 में हुआ है, ठीक। नेहरू रिपोर्ट आपकी आई है 1928 में, और शारदा जो एक्ट है ये आपका आया है 1929 में। तो देखिए एक एक साल का फर्क है और इतने में ही हम कंफ्यूज हो सकते थे, बट अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे लास्ट में तो आपका दांडी मार्च आ जाएगा, फोर्थ तो वो आपका 2 में आ रहा है। फर्स्ट पे आपका क्या आएगा, साइमन कमीशन, थर्ड आ जाएगा। तो देखिए आपका ए जो है इसमें राइट आंसर है, राइट। इसको मैच कर लेते हैं एक बार, यस ए जो है आपका राइट है। साइमन कमीशन 27 आया था, इसका बहुत अपोज हुआ था इंडिया में, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है। शारदा एक्ट जो है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था, एक तरीके से एज डिसाइड कर दी गई थी, 1929 में आया है। और दांडी मार्च 1930 में, जो कि गांधी ने शुरू किया था, ठीक है। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी हुए थे इस टाइम पे। Question number 5. Who among the following never presided a session of Indian National Congress? Again a very important question. हम अक्सर ये जो नाम दिए गए हैं, हम ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, तो हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनमें से कौन सा ऐसा लीडर होगा जिसने कांग्रेस के सेशन में कभी हेड नहीं किया। तो देखिए लाला लाजपत राय जो हैं आपके, इन्होंने हेड किया है आपका, है ना। आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कांग्रेस के सेशंस को हेड किया है। आपके सुभाष चंद्र बोस ने भी आपका त्रिपुरी और हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन को हेड किया था, और दो त्रिपुरा में वो बाद में हट गए थे। तो कौन बचा आपका, बाल गंगाधर तिलक। तिलक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, लेकिन कांग्रेस के सेशन की जब हेड करने की बात आती है तो तिलक ने नहीं किया है। चलिए देखिए लाला लाजपत राय जो हैं, इन्होंने 1920 में इसको हेड किया है ना, लाला लाजपत राय 1920। और अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो उन्होंने 1905 में इसको हेड किया है। और 5 में ही आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसके अगेंस्ट। सुभाष चंद्र बोस ने आपका हरिपुरा सेशन को हेड किया है 38 में, और देखिए त्रिपुरी को भी 39 में। बाल गंगाधर तिलक जो है एक प्रोमिनेंट लीडर होते हुए भी उन्होंने आईएनसी को कभी हेड नहीं किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछा गया है ये पहले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आएगा, ठीक है। विद रेफरेंस टू सातवाहना रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। अब आपको बताना है कि सातवाहनों से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देवर नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, इट इज राइट। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट गॉट एनकरेजमेंट ड्यूरिंग सातवाहना पीरियड। तो पब्लिक आर्ट की बात कर रहे हैं तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके सही हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सातवाहना टाइम पीरियड जो था, इस पीरियड में आर्ट को काफी प्रमोशन मिला था, तो इसलिए ये भी आपका सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं कि उन्होंने उनकी जो कोड लैंग्वेज थी उसको उन्होंने प्राकृत रखा, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी लिखवाए हैं प्राकृत में, और उन्होंने पब्लिक आर्ट जैसे बुद्धिस्ट स्तूपास को प्रमोट किया है ना, अमरावती है, नासिक स्तूपा है, ये सब आपके बने हैं इस पीरियड में, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन ट्रेवलर्स को हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पहले हमें इनका टाइम पता होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए विलियम हॉकिंस आपको पता है, ये एक तरीके से जहांगीर और उसके आसपास के टाइम के हैं। सर थॉमस रो भी उसी के टाइम के हैं। डाउनटन भी बाद में आया है। सबसे पहले कौन आया आपका, राल्फ फिंच, ठीक है। राल्फ फिंच जो है वो 1583 के अराउंड आया है, ये आपका अकबर के कोर्ट में आया है, ठीक है। तो राल्फ फिच का जो टाइम पीरियड है वो अकबर का है। और इसके बाद आपके सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, विलियम हॉकिंस, जो कि आए हैं 1608 में। लेट मी मैच, मान लीजिए सेकंड को भी अगर हम गेस कर ले तो देखिए आपका आंसर आ गया है 21। फिर आते हैं हॉकिंस जो कि आए हैं 1608 में। फिर आते हैं आपके थॉमस रो जो कि आए हैं
सॉरी फिर आते हैं आपके डाउटन। डाउटन जो आए हैं वो भी 1614 और 15 में आए हैं, जबकि थॉमस रो आपके 1615 में आए हैं। तो बहुत छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है दोनों में, बट कंफ्यूज नहीं होना है। पहले डाउटन आए हैं फिर थॉमस रो आए हैं। और ये देखिए कितने बारीकी से दे दिया है, और हम अक्सर इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स को पढ़ लेते हैं, बट इस तरीके से भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है राल्फ फिच जो है वो आपके अकबर के टाइम पे आए हैं, और हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे 1608, निकोलस डाउंटन इंग्लिश कमांडर थे 1610, थॉमस रो 1615 जहांगीर के कोर्ट में आए हैं। ठीक, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, और ये सारे मिडिवल टाइम पीरियड के ही ट्रैवलर्स हैं। नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड द अबाउट सत्याग्रह एट धरसाना सॉल्ट वर्क्स। तो देखिए मैंने अभी बात की थी आपसे कि आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब गांधी जी ने चालू किया, तो क्या होता है कि जगह जगह पे सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है, सत्याग्रह की फॉर्म में। तो ऐसे ही उन्होंने मेनली जो सॉल्ट जहाँ पे बन रहा था वहां पे सत्याग्रह की कोशिश की। तो ऐसी जगह थी धरसाना सॉल्ट वर्क्स, यहाँ पे भी आपके सत्याग्रह किया गया, और इसमें गांधी भी थे, कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ थी, और इसको सरोजनी नायडू ने भी लीड किया है। जब गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तो सरोजनी नायडू ने इसको लीड किया था। तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक फॉरेन जर्नलिस्ट के थ्रू। वो कौन है आपके? वेब मिलर। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये फॉरेन जर्नलिस्ट थे आपके, और इन्होंने ही इस इवेंट के बारे में पूरी वर्ल्ड मीडिया में बताया, इसके बारे में लिखा कि किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं वो एंटी इंडिया हैं। ठीक है, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को, पुलिस की ब्रूटैलिटी को, कैसे पीसफुल प्रोटेस्ट को पुलिस ने पूरा अत्याचार में बदल दिया था, तो ये सारी चीज़ उन्होंने मेंशन की है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो देखिए कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1924 में हुआ है, और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट की तरह था, है ना। क्यों कम्युनिस्ट था? क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सी कम्युनिस्ट आइडियाज भी इंडिया में पनपने लगे थे। और ये पूछ रहा है कि कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर है M.A. अंसारी, ये इससे रिलेटेड नहीं है। जबकि मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ये जो लीडर्स हैं ये इससे एसोसिएटेड थे, तो इन्होंने इसमें पार्ट लिया था। जबकि ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात कर रहे हैं, और ये एक कम्युनिस्ट मूवमेंट था। चलिए, 10th क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड। तो आपको बताना है जो मांडी साइट है, हड़प्पन साइट है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो मांडा भी एक साइट है हड़प्पन साइट, लेकिन वो आपकी कहाँ सिचुएटेड है? वो है जम्मू कश्मीर में। पर ये क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको कि ये कौन सी साइट है? ये मांडी है। ठीक है, तो मांडी जो साइट है वो आपकी यूपी में पाई जाती है, और ये एक हड़प्पन साइट है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ से हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस मिले हैं, जो कि हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, द बुक फवायद उल फवाद इज रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, पहला तो इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि ये एक फवायद उल फवाद करके बुक है, ये कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करती है, किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया के। आपको पता है शेख निजामुद्दीन औलिया आपके कहाँ थे? दिल्ली में, और आज भी इनका दिल्ली में इनकी दरगाह है। तो इनकी जो ये बुक है, इनके कॉन्वर्सेशंस हैं, ये फवायद उल फवाद के नाम से किसने रिकॉर्ड किए हैं? देखिए इसका जो राइट आंसर, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अमीर खुसरो भी हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अमीर खुसरो, बिकॉज अमीर खुसरो भी उनके डिसाइपल थे, बहुत अच्छे डिसाइपल थे, बट ये आपके कौन है? अमीर हसन सिद्दी। अमीर हसन सिद्दी ने इस बुक को कंपाइल किया है, फवायद उल फवाद। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। सूफी टेक्स्ट के मामले में ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। चलिए, Who among the following was not an early member of नवजवान भारत सभा, जो कि 1926 में बन रही है आपकी। तो देखिए नौजवान भारत सभा जो है ये आपकी किसने फॉर्म की थी? ये की थी आपके भगत सिंह ने फॉर्म की थी। अब ये भगत सिंह तो ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाएंगे। कौन नहीं था? तो देखिए यशपाल, छबील दास, ये सब इसके मेंबर्स थे। बट अगर हम बात करें तो अंबिका जो चक्रवर्ती हैं, ये इसकी मेंबर नहीं थी, क्योंकि ये किससे रिलेटेड थी? ये आपकी
चित्तगांव जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी या चित्तगांव जो अपराइजिंग हुई थी उससे रिलेटेड है। यहाँ पे लिख देती हूँ चिटगांव। चिटगांव जो एक तरीके से शस्त्रागार पे हमला कर दिया था इंडियंस ने, तो रिवोल्यूशनरीज ने, तो ये उससे रिलेटेड है, ना कि नौजवान भारत सभा से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन रूलर दिया है और उनके स्टेट दिए हैं। सिंपल है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। आपने अगर हिस्ट्री बेसिक्स पढ़ी हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, राणा हम्बीर ये आपके मेवाड़ के रूलर थे। राणा चंदा मारवाड़ के रूलर थे, ठाकुर राजवंश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वहीं आपकी बात करें मलिक रजा फारूकी, ये आपके खानदेश से हैं। जबकि मलिक सरवर या ख्वाजा जहां, ये आपके मालवा से नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। ये आपके कहाँ से रिलेटेड थे? जौनपुर से, ठीक है। मलिक सरवर को ऐसा कहा जाता है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ जौनपुर या शर्की डायनेस्टी। तो देखिए, फाउंडर ऑफ शर्की डायनेस्टी है ये आपके। यहाँ पे ये गलत दे दिया है स्टेटमेंट, ये आंसर गलत है। आपको याद रखना है कि इट इज मलिक सरवर, क्योंकि ये मालवा जो है वो गलत दिया हुआ है, बल्कि ही वॉज फाउंडर ऑफ जौनपुर सल्तनत एंड नॉट मालवा, ठीक है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन और रीजन से, द मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है, इट वाज अ मिलिट्री स्टेट। रीजन दिया है, द वाइटलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेड ऑन इट्स मिलिट्री पावर। अब क्योंकि मिलिट्री स्टेट है, क्यों है? क्योंकि उसका डेवलपमेंट जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, वो पूरी तरह कहीं ना कहीं मिलिट्री पावर पे डिपेंडेड थी। देखिए, मुगल्स का इंडिया में राइज ही कैसे कैसे हुआ है? आपके बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीता है। तो पानीपत की जो बैटल थी फर्स्ट आपकी, वो एक बहुत मेजर डिसिसिव बैटल रही है, क्योंकि उस बैटल में बाबर की आर्मी जो थी वो कम थी मात्रा में, नंबर्स में कम थे बाबर की आर्मी में लोग, और जबकि इब्राहिम लोदी की आर्मी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी बाबर जीतता है। क्यों? क्योंकि अपनी मिलिट्री पावर की वजह से। तो बोथ आर करेक्ट एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मुगल आर्मी काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड और एक अच्छी आर्मी होती थी, ठीक है। और बाबर ने तो आपको पता है तुलुगमा मेथड को भी यूज़ किया था। तुलुगमा क्या है? एक मिलिट्री का ही एक फॉर्मेशन होती है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि जो मुगल रूल है वो स्टेब्लिश ही कैसे हुआ था? कॉन्क्वेस्ट से, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से। हुमायूं पूरी जिंदगी अपने मिलिट्री कैंपेन्स में लगा रहा है ना। और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी इम्प्लीमेंट किया था, जो क्या था? मनसबदारी एंड जागीरदारी। इन दोनों में भी वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे? आर्मी को ही मेंटेन कर रहे थे एक तरीके से। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आई होप इट हेल्प्स। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है तीर्थंकर और उनके निर्वाणा प्लेस। तो तीर्थंकर और निर्वाणा प्लेस में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से, मतलब जरूर, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। हम सारे, क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए हैं। अच्छा, तीर्थंकर आपको पता होंगे, ये आपके जैनिज्म में होते हैं, है ना। 24 तीर्थंकर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम सबके निर्वाणा प्लेस हमें एकदम याद हों। बट एक इसमें ट्रिक है, जितने भी तीर्थंकर हैं उन सबका मोस्टली जो लगभग 20 तीर्थंकरों का जो आपका निर्वाण प्लेस है, वो कहाँ पे है आपका? मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर रहा है। जबकि ये जो चार हैं, इन्हीं का ये चार अलग अलग स्थान रहा है। तो एक सेकंड, मैंने इसी में आपको आंसर बता दिया। ये जो वास्तु पूज्य है ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो बाकी के 20 हैं उनका जो निर्वाण प्लेस था वो सम्मेद शिखर था। और इनका ऋषभनाथ का सही है, अष्टपद। नेमिनाथ का भी सही है, ये आपका उर्जैंता या फिर इसको माउंट गिरनार भी बोल सकते हैं नेमिनाथ का। यहाँ पे गिरनार लिख देती हूँ मैं, गिरनार जो पर्वत है। और महावीर की आपको पता है डेथ जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, निर्वाण मतलब डेथ। पर जब आपकी हम बात करें वासुपुरी की, तो इनकी जो डेथ है वो आपकी चंपापुरी में हुई है। ये आपका गलत हो जाता है, सम्मेद शिखर। इनकी डेथ हुई है आपकी चंपापुरी में। ये आपका कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं। चंपापुरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाकी सबका देखिए, ये चार ही हैं जो अलग हैं। बाकी आप इन चारों के अलावा जितने भी आपके निर्वाण में आए क्वेश्चन किसी भी और
तीर्थंकर का, तो आप याद रखिए वो समेत शिखर ही होगा। तो इन चारों का याद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। ऋषभनाथ, अष्टपद, वासुपूज्य, चंपापुरी, नेमिनाथ, गिरनार, महावीर, पावापुरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश। देखिए मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं आपको आता है तो आप बहुत कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है आपकी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बुक है ये, और इस बुक को पब्लिश किया गया है आपकी ईयर 1901 में। सो इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट। ऑल्दो इस पे चर्चा काफ़ी पहले से होने लगी थी और उनकी इकोनॉमिक ब्रेन थ्योरी भी बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी की ये बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज़ 1901। और ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है वो आपकी इसी बुक में मेंशन है। चलिए, let's move on to the next question. In the context of Indian history, which of the following statement is are correct regarding वाइकॉम सत्याग्रह? तो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि वाइकॉम सत्याग्रह है क्या, कहाँ पे हुआ है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। देखिए, जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक होनी चाहिए। तो वाइकॉम सत्याग्रह जो है आपका, ये हुआ है 1924 में, 24-25 डेट है इसकी। और ये आपका कहाँ हुआ है? केरला में, है ना, साउथ इंडिया में। और ये मेनली क्या था, अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट के बीच में जो एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, मेनली ये टेम्पल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड था कि कैसे लोअर कास्ट को वहाँ पे आने की, वहाँ पे पूजा करने की, इवन चलने की भी रोड पे मनाही थी। तो उसके खिलाफ इस सत्याग्रह को लागू किया गया था, और गांधी जी ने भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। सो आपके ये जो बोथ 1 और 2 इसमें करेक्ट होंगे। ठीक है, आपके दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इसमें। चलिए, तो ये थे आपके 2021 के क्वेश्चन पेपर्स। आई होप आप इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन इजी से मॉडरेट था, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत टफ था, बट इजी से मॉडरेट था, और आपको इसमें से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी थे। तो हियर इज सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। दीज आर इवैल्यूएशन प्लान्स फ्रॉम आवर वेबसाइट अवलोकन आईएएस। आप जाके वेबसाइट पे विजिट करिए और देखिए कैसे ये प्लान्स आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल हैं। इतने अफोर्डेबल रेट में हैं कि आप देखिए पूरा मेंस तक की अपनी तैयारी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रेट में। लगभग 5,000 रुपये आपको देने हैं, और आप एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ जाएंगे, और आप प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपका इवैल्यूएशन विद इन 24 आवर मिलेगा, और 1-to-1 मेंटोरशिप होगी जिसमें आप डायरेक्टली अपने मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग को लेके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करा सकते हैं। और आप छोटे प्लान के लिए भी जा सकते हैं 799 में। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So these plans are available on our website. Please go ahead and check. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इन ईयर 2022। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर।